एकेडमिक क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 8 का जो साइंस है उसका पहला चैप्टर दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना, ठीक है, उसको देखेंगे। तो यहाँ दहन और ज्वाला, ठीक है, चीज़ों का जलना, चीज़ कैसे जलते हैं, कुछ भी कैसे जलता है, उसका दहन कैसे होता है, इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, पर कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता। इसकी जांच करने के लिए पुआल, माचिस की तीली, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो दाह और नहीं जले तो अदाह कहते हैं। मतलब यहाँ बताया गया है कि बहुत सारा पदार्थ होता है जो कि बहुत जल्दी जल जाता है और बहुत कुछ होता है बहुत देर से जलता है, ठीक है। तो जो जल जाता है उसको हम लोग दाह बोलते हैं और जो नहीं जलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदाह। और यहाँ जो है एक सूची भी दिया गया है जिसमें दाह पदार्थ और अदाह पदार्थ को अलग अलग करना है, ठीक है। पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप कहेंगे कि माचिस या लाइटर। क्या किसी और तरीके से चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता? तो देखते हैं चीज़ों को जलाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है जिसमें हैंड लेंस से कागज़ को जलाया गया है, ठीक है। इसमें जब सूर्य की रोशनी में हैंड लेंस को कागज़ पे दिखाया गया है तो उस सूर्य की रोशनी का जो तापमान है उसके थ्रू ये लेंस से होकर गया कागज़ पे और कागज़ जल उठती है, ठीक है। हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े, ऐसा करने पर क्या, ये हैंड लेंस के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल पाती। क्या जितनी सहजता से कोई कागज़ जल जाता है उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल जाएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं ज्वलन ताप क्या होता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है, ठीक है। ज्वलन ताप पूछेगा क्या है तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। जब तक किसी पदार्थ का तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा, यानी कि किसी पदार्थ को जलने के लिए ज्वलन ताप तक पहुंचना जरूरी है। यदि इससे कम रहेगा तो वो नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी को ज़्यादा तापमान तक। पदार्थों का ज्वलन ताप उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों में सूखी घास क्या होती है, आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाता है, जिसे दावानल कहते हैं। वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तीली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखे रहने पर भी आग पकड़ लेता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? कभी कभी क्या होता है, जंगल वगैरह में बहुत जब गर्मी पड़ता है तो सूखी घास आग पकड़ लेती है, ठीक है, जिससे पूरा जंगल ही आग की लपेट में आ जाता है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं, ठीक है। किसी भी पदार्थ का ज्वलनताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। पेट्रोल का ज्वलनताप केरोसिन के ज्वलनताप से कम होता है, ठीक है। पेट्रोल का जो ज्वलनताप होता है वो केरोसिन के ज्वलनताप से कम होता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है, इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। सफ़ेद फास्फोरस जो है वो हाथ से नहीं छू सकते हैं और उसे पानी के अंदर, क्योंकि वो तुरंत ही छूने पर ही जल उठता है, उसका ज्वलन ताप इतना कम होता है। अब बोला जा रहा है कि जलने के लिए और क्या चाहिए, ठीक है, जलने के लिए और क्या चाहिए। आप मेज पर हमने जाना कि जलने की एक आवश्यक शर्त है पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है, जिसे कि हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए, आइए पता करते हैं। अब एक क्रियाकलाप दिखाया गया जिसमें कि एक मोमबत्ती को जला के रख दिया गया टेबल पर और उसको जब कांच की जार से ढका जाता है तो वह बुझ जाता है, और जब कांच की जार से ढकते हैं और अचानक से ही जब लौ बुझने वाली होती है तो उसे ऊपर करते हैं जार को तो वो जलने लगती है। इसका मतलब है कि जलने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जलने के लिए क्या चाहिए, हवा भी चाहिए, हवा का होना आवश्यक है। चलिए अब हम लोग एक कागज़ की कटोरी बनाकर पानी गर्म करते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि कागज़ की कटोरी में पानी भर के उसको मोमबत्ती से गर्म करते हैं तो क्या कागज़ जल उठता है। क्या आप जानते हैं कि पानी को कागज़ की कटोरी में गर्म किया, इसलिए इसके लिए कागज़ की कटोरी बना लीजिए, उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाए, आप देखेंगे कि कागज़ जल जाता है। अब आप एक और कटोरी बनाइए और उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले, क्या कागज़ की कटोरी जलने लगी? कागज़ की कटोरी नहीं जलती है। मतलब जब पानी रहता है तो उसमें तो वो नहीं जलती है, लेकिन जब पानी नहीं रहता है तो वो जल जाता होगा। देखिए आपने देखा होगा कि लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ स्थान
खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, केरोसिन वाले स्टोव में एक छिद्राकार लोहे का गोल बलियाकार रचना होती है जिससे होकर नीचे से हवा प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद करता है। गैस स्टोव के बर्नर में कई छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करता है। इसका मतलब है कि जलने के लिए आग का होना, हवा का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये बताया गया है कि दहन के लिए वायु का होना बहुत आवश्यक है। इसे उपरोक्त उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। साधारणतः जलना क्या है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसके लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला ज्वलनशील पदार्थ का होना, दूसरा ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय और तीसरा हवा की ज़रूरत। ठीक है, आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके 2 कारण हैं कि ठंड में वातावरण का तापमान कम हो जाता है और नमी रहती है, और बरसात में क्या होती है, नमी ज़्यादा होती है। गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम होती है और वातावरण का तापक्रम ज़्यादा होता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है। यदि ये सभी जलावनें नम हो तो जलने में कठिनाई होगी। गोईठा, लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालकर जलाने से जल जाता है। मतलब कि जाड़े या बरसात में उसमें नमी रहती है इसलिए वो देर से जलता है, और गर्मी में जो सूखा रहता है, तापमान ज़्यादा रहता है, इसलिए वो जल्दी जल जाता है। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है माचिस की कहानी, माचिस के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं मोमबत्ती का इतिहास। ठीक है, एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारी छुपी होती है। आइए इसी मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। एक वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। उन्हें विज्ञान से काफ़ी लगाव था और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे तथा लोगों में वैज्ञानिक समझ विकसित करते रहते थे। 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया जिसका सारांश है। अब उन्होंने जो मोमबत्ती का सारांश बताया था 1860 में, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। मोम एक ईंधन है, यानी क्या है, ऊर्जा का एक रूप है मोम। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। क्या? मोमबत्ती। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है, क्योंकि जब हम लोग मोमबत्ती का छत्ता काटते हैं तो उसमें रस जिसमें भरा होता है वो भी मोम का ही होता है। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है, अतः इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। यानी मोम के अंदर जो एक बत्ती डाला होता है इसलिए इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। बत्ती पर भी थोड़ी मोम लगी होती है जिसे जलाई जाती है। बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगता है। पिघली मोम जो है धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। यह कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है, ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देता है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। उसने यह प्रमाणित भी किया, और आप भी कर सकते हैं। 50 मिलीलीटर का एक बीकर या शीशे का ग्लास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ डालिए, बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखिए। ग्लास या बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बनता है। जो गैस इससे निकलती है उसे अगर चूना पानी के अंदर बहाया जाए तो इसका दुधिया हो जाना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को दर्शाता है। यानी कि मोमबत्ती क्या है? एक ईंधन है जो कि एक ऊर्जा का रूप है। यह हाइड्रोजन और कार्बन से बना होता है, इसलिए यह एक हाइड्रोकार्बन है और यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। इसमें एक बत्ती लगी होती है और चारों तरफ मोम होता है, इसलिए इसे मोमबत्ती बोलते हैं। ठीक है, जब बत्ती जलता है, इसके बत्ती में हम लोग माचिस या की तीली से आग लगाते हैं और जब जलने लगता है तो इसके आसपास का जो मोम होता है चारों बगल वह पिघलने लगता है, और पिघली मोम जो है धागे की सहायता से, उसमें जो बत्ती लगा होता है धागा, उसकी सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है, और हाइड्रोजन जो है सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसका क्रियाकलाप। 2 क्रियाकलाप दिया हुआ है, या आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। चलिए, इसमें बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, इसे आप लोग अपने से देखेंगे। क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है? हमने पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है। किसी भी पदार्थ को हम लोग जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ईंधन को जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ईंधन को जो हम लोग जलाते हैं तो इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है। अतः आग क्या होती है? गर्म होती है। आपने घर, खेत खलिहान, दुकान और कारखानों में कभी आग लगते देखा या सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है? झारखंड के खनिज क्षेत्रों में आग लगना आम बात है। यदि आपने इस तरह की कोई घटना देखी हो तो इसके बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, आग पर नियंत्रण अब हम लोग कैसे करेंगे वो बताया गया है। ठीक है,
क्या आपके निकटस्थ शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? क्या कभी आपने आग बुझाते हुए देखा है? सारा तरह वो आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव क्या होता है? बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती है वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। आग के फैलाव को रोकने के लिए इन 3 में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि आग को हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, ये हम लोग फायर ब्रिगेड से कंट्रोल करते हैं। वो क्या होता है, फायर ब्रिगेड में क्या होता है, आग पर जो वो पानी डालता है और जल जो है ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है, जिससे क्या होता है, आग का फैलाव, आग जो होता है फैलता है, वो नहीं फैलता नहीं है, वो सिकुड़ जाता है जो। और इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनता है वो बाहर से जो वायु आता है, हवा, उसको बंद कर देता है और आग बुझ जाती है। और आग के फैलाव को रोकने के लिए कुछ और भी काम करना पड़ता है। वो क्या है, जब हम लोग दाह्य पदार्थ को हटा देते हैं, मतलब जो जलने वाला पदार्थ है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देते हैं और उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देते हैं। आइए अब आग बुझाने वाले संयंत्र, जिसे अग्निशामक कहा जाता है, के बारे में जानें। ठीक है, एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है, एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है, दूसरा जिसमें कांच के एक शीशी में अम्ल और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो यह अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। अब दूसरा उपकरण क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब सिलेंडर। वो क्या होता है, उच्च दाब पर भरा होता है और उसमें कांच की एक शीशी में अम्ल होता है और उस जिस पात्र में कांच का बोतल रखा होता है उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल रखा जाता है। और आग बुझाने के लिए जब कांच की जो बोतल होती है उसका मुंह तोड़ते हैं तो यह अम्ल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो आग को जो है हवा से संपर्क तोड़ देता है और आग बुझ जाती है। अब सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्थान या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इन्हें रखना अति आवश्यक है। ठीक है, कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। जहां बिजली से आग लगी हो वहां पानी का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहां तेल में आग लगा हो तो पानी नहीं डालिए, क्योंकि पानी तेल से भारी होने के चलते नीचे हो जाएगा और आग बुझ नहीं पाएगी। तेल में यदि आग लगा हो तेल से तो वहां पानी कभी नहीं डालना चाहिए। आप पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा देखते होंगे, जरा सोचिए ऐसा क्यों होता है। क्या आपने अपने नज़दीकी अग्निशमन सेवा का टेलीफोन नंबर नोट किया? पटना और का इसका नंबर दिया गया है। आपके आसपास अगर कहीं आग लग जाए तो तुरंत अग्निशमन सेवा को टेलीफोन करने के लिए नज़दीक के अग्निशमन सेवा का संपर्क नंबर अवश्य रखिए। कहीं भी आग लग जाए तो तुरंत हम लोग को फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए। अब है अग्निकांड क्यों, आग जो लगता है वो क्यों लगता है? कोयले की खानों में कोयले के स्वतः दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा, जिससे हर एक वर्ष बहुत जानमाल की क्षति होती है। जंगल में स्वतः अग्निकांड या तो अधिक गर्मी से हो सकते हैं, या कभी आकाशीय बिजली के गिरने से, या कभी कभी पौधों के आपसी रगड़ से। हम त्योहारों पर जो पटाखे जलाते हैं यह भी अग्निकांड का प्रमुख कारण हो सकता है। विस्फोट एक तरह के तीव्र दहन का ही उदाहरण है। कभी कभी क्या होता है, कोयले के खान में कोयला का स्वतः दहन, मतलब कोयले में खुद ही आग पकड़ लेता है, ये भी भयंकर अग्निकांड का रूप ले लेता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हर साल बहुत जानमाल की क्षति होती है। और जंगल में तो कभी कभी गर्मी से सूखी घास में आग पकड़ लेती है और इससे कई जंगल नष्ट हो जाता है, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़े भी हैं, जिसे दावानल कहते हैं। तो ये भी एक आग लगने का कारण है। और जब आकाश से बिजली गिरता है, बिजली कड़कता है, तो वो भी एक कारण है। कभी कभी पौधों के आपसी रगड़ से भी आग लग जाती है। और हम लोग जो दिवाली में पटाखे जलाते हैं त्यौहार में, उससे भी कई जगह आग लगती है। विस्फोटक जो है एक तरह के तीव्र दहन का ही उदाहरण है। ये सब में विस्फोट ही होता है। आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई गैस के स्टोव की ज्वाला के रंग को ध्यानपूर्वक देखिए। मोमबत्ती की ज्वाला जो होता है उसका 3 क्षेत्र होता है, बाहरी, मध्य और आंतरिक। देखिए, बाहरी भाग जो होता है मोमबत्ती का ज्वाला का 3 क्षेत्र, उसका बाहरी भाग नीला और अदीप्त होता है। यहाँ पूर्ण दहन होता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा उपलब्ध है, यह सबसे गर्म होता है। मध्य भाग जो होता है पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। यहाँ पर भी पूर्ण दहन नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ भी कम मिल पाता है। और अब पढ़ते आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नज़दीक होता है। यह काला रंग का होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र है। जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें हवा में मुक्त होती है। जब हम लोग ईंधन को जलाते हैं बहुत सारा तरह का गैस मुक्त होता है और वो हवा में मिलता है। इन गैसों का हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बहुत बड़ा योगदान है। एक और तो धुआं से जनजीवन परेशान है, वहीं वनस्पतियाँ भी इससे बर्बाद हो रही है, बहुत पेड़ पौधा भी इससे बर्बाद हो रहा है, पौधे सूख जाते हैं।
ईंधन विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा कराते हैं। जहाँ तक संभव हो हमें धुआं रहित चूल्हा आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वाले पदार्थों को ही उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, आज जो है प्रदूषण से जनजीवन पूरा व्यस्त है। इससे क्या होता है, पेड़ पौधा नहीं पनप पाता है, बढ़ नहीं पाता अच्छे से। ठीक है, उसका जो रसायन निकलता है वो हवा में मिलकर जब बरसात होता है तो एसिड रेन होता है, अम्ल वर्षा, जो कि हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है। इससे बहुत सारा डिजीज़ होता है, स्किन डिजीज़ वगैरह इसी से हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, ये हम लोग तीनों क्षेत्र देख लिए। तो हमें जहाँ तक संभव हो धुआं रहित चूल्हा आदर्श ईंधन की विशेषता रखने वाले पदार्थों को ही उपयोग में लाना चाहिए। इसकी विस्तृत जानकारी आपके वायु एवं जल प्रदूषण में दिया गया। अब प्रदूषण के बारे में जो इसमें चर्चा हुआ है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से, एक चैप्टर है इसमें वायु और जल प्रदूषण, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपका क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर था। ठीक है, दहन और ज्वाला। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया। खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता है। दहन के लिए दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता और इसके ज्वलनताप तक पहुंचने की आवश्यकता है। वह क्षेत्र जहां पदार्थ का पूर्ण दहन होता है वो कहाँ क्या है, ज्वाला का बाहरी क्षेत्र है। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ लौ पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं उन्हें अज्वलनशील। वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को ही दहन कहते हैं। तो ये था आपका चैप्टर दहन और ज्वाला। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। थैंक यू।